राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। सो टुडे इज़ डे 28 ऑफ आवर टारगेट PGIMS सीरीज़, जिसमें हम डेली 30 MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फिजियोथेरेपी एंट्रेंस 2025। ठीक है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पर सब्जेक्ट हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले, आज भी हम 10 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट करने वाले हैं। मैं आपके कुछ फ्रीक्वेंट आस्क्ड डाउट्स का आंसर दे देना चाहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार जब से फॉर्म निकले हैं ना, आपका एग्ज़ाम 7 सितंबर को है, तो कुछ कमेंट्स जो मेरे पास रेगुलर, मतलब 1-2 दिन से लगातार आ रहे हैं, पिछले दिनों से कई बार आ चुके हैं। फर्स्ट डाउट इज़ कि दी नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं क्या? देखो, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है PGI की तरफ से कि कोई कॉलेज ऐड हुआ है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर होना होता तो अब तक आ भी चुकी होती इन्फॉर्मेशन। तो कोई कॉलेज ऐड नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट जो डाउट था वो ये था कि दी ये जो एग्ज़ाम होता है वो CBT मोड में होता है क्या, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है क्या? तो मैं बता देती हूँ आपको, ये आपका कम्प्लीटली OMR बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। इसमें आपके टोटल 180 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 180 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 60 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट रहने वाले। 60 मार्क्स की केमिस्ट्री, 60 की फिज़िक्स एंड 60 की बायोलॉजी, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट रहता है। फिज़िक्स में थ्योरी पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना। मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हें फिज़िक्स में यूँ भी लगता है कि दी न्यूमेरिकल नहीं आता और थ्योरी नहीं समझ में आ रही, किस तरह की करे, तो अगर तुम जो वीडियोस मैंने बताई है ना, अगर तुम वो वीडियोस भी करके जा रहे हो, तुम्हारे 40+ मार्क्स गारंटेड हैं, ठीक है। तुम बस जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वीडियोस में और जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं ध्यान से करके चले जाना, ठीक है। सिर्फ ये वाली सीरीज़ नहीं, मैंने जितनी भी सीरीज़ तुम्हें बोली है ना कंप्लीट करने के लिए, जो प्रीवियस ईयर मैंने करवाई थी और वो सब भी, तो वो सारी कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कमेंट थे कि दी आपने जो सीरीज़ बोली हुई हैं आपकी प्लेलिस्ट से करने के लिए, उन सबको एक ही सीरीज़ में अरेंज कर दो। तो डे 30 तक अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। डे 30 होने के बाद मैं उन सभी वीडियोस को जो आपको करनी है सबको सीरीज़ में जोड़ दूँगी। और एक ये डाउट भी आ रहा था कि दी अब लास्ट टाइम में सब्जेक्ट्स को किस तरह मैनेज करें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो को किस तरह से पढ़ना चाहिए लास्ट टाइम में, क्योंकि अब आपके पास लिमिटेड डेज ही बाकी हैं, ठीक है। 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और आज आप वीडियो देख रहे हो तो आज 12 तारीख हो चुकी है, ठीक है। तो अब लास्ट टाइम में देखो, मैं ये चीज़ पहले भी बोल चुकी हूँ, आपकी अब तक की हुई मेहनत और अब ये लास्ट में की गई मेहनत इक्वल मानी जाती है, क्योंकि इस टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर है और इसमें ना सच में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो सकती है। अगर आप सीरियसली इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लो तो डेफिनेटली ये जो बचा हुआ टाइम है ये इनफ है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एक गवर्नमेंट सीट लेने के लिए, ठीक है। बस आपको करना क्या है, आपने एक बार सिलेबस किया हुआ होगा, आई होप आप सभी ने किया हुआ होगा। अगर किसी का रहता है तो मैक्स टू मैक्स 3 दिन लो, उन 3 दिन में 15 तारीख तक पूरा सिलेबस निपटा दो। अब वो कैसे करना है वो तुम्हें देखना है, ठीक है। क्योंकि तुम खुद सोचो, तुमने गलती की है अब तक तुम्हारा अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो, बट 15 तारीख के बाद सिलेबस से रिलेटेड मत करना। 15 तक निपटाना है, हर हाल में निपटाना है, ठीक है। उसके बाद 1 या 2 दिन लो रिवीजन के, या डिवीज़न तुम दिन को भी डिवाइड कर सकते हो। लाइक दिन में तुम्हें जितनी ज़्यादा, अब लास्ट टाइम में मैं यही बोलूँगी, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि लास्ट टाइम पे गेम चेंजर यही होता है। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, कई बार क्या होता है कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पता था बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी तुम्हें नई चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। तुम NCERT को इतना ध्यान से नहीं पढ़ते, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, फिर NCERT पढ़ रहे हो ना, तो ध्यान जाता है, हाँ इस यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो उस चीज़ को तुम ध्यान से पढ़ोगे,
ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है तुम्हारे सिलेक्शन में, इसीलिए जितना हो सके लास्ट टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना। ठीक है, बाकी मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगी कि इन बाकी के दिनों में तुम्हें किस तरह अपना 100% पोटेंशियल लगाना है और अपने 100% एफर्ट्स जितने तुम दे सकते हो किस तरह तुम बेस्ट दे सकते हो अपना। ठीक है, बाकी तुम्हें अपना खुद का पता है, तुम्हें अपना मिरर भी दिख रहा है इस टाइम पे आके जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कि तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन है और कितनी तुम्हें ज़रूरत है। ठीक है, कुछ भी हो, अगर तुम्हें ये भी लग रहा है ना तुम्हारी प्रिपरेशन में कमी है, फिर भी गिव अप तो ऑप्शन है ही नहीं। लास्ट डे तक लगे रहना, जितना हो सके उतने एफर्ट्स लगा लो। अब तो सिर्फ तुम्हें पता है 7 तारीख तक करना है जो करना है, तो जान लगा दो। ठीक है, उसके बाद 1 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर काउंसलिंग शुरू, तो लगा दो जोर अब जितना लगा सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। कौन सी वेव्स हैं इनमें से जिसे ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शंस आर लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्सरेज या सिस्मिक वेव्स। देखो, जितनी भी ईएम वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो लाइट वेव, रेडियो वेव, एक्सरेज, तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इन्हें ट्रैवल करने के लिए तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसने पूछा जिसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मिक वेव्स। ठीक है, इन्हें छोड़ के बाकी जो बचेगी वही हमारी करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैटर वेव्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर एसोसिएटेड विद। जो वेव्स यूज होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, किससे एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फिर एटम्स। तो देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कौन सा माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो कौन सी इनमें से एसोसिएटेड होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हीट कैन नॉट itself flow from a body at lower temperature to a body at higher temperature is a statement or consequence of। हीट अपने आप नहीं ट्रैवल कर सकती लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे, तो ये स्टेटमेंट किसका रिजल्ट थी, कंसिक्वेंस में रिजल्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देखो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, हमें पता है हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। ठीक है, मीन्स जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ से ठंड की तरफ, कूल टेम्परेचर की तरफ, बट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे नहीं जाती हीट। तो ये किसका रिजल्ट था, ये था रिजल्ट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, टेंसर या नन ऑफ दिस। तो कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, 20 सिर्फ क्वांटिटीज याद रख लेना जो वेक्टर होती है, उन्हें छोड़ के बाकी सारी स्केलर होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो 4 प्रॉपर्टीज़ इसमें मेन है जो याद रखनी है आपको। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, ये ट्रांसफरेबल होता है, जो चार्ज होता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चार्ज कंजर्व्ड होता है नेचर में। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि क्वांटाइजेशन ये भी एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जो चार्ज होता है वो प्लस माइनस एन ई, ये स्टेटमेंट याद रखना। इसमें क्या कहते हैं कि जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके। मीन्स चार्ज कभी भी आपको फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा कि इस पे 1/2 चार्ज है, इस पे 3/4 चार्ज है। ठीक है,
हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। और n क्या है यहाँ पे? इंटीजर, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3। e क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की? अभी बताई थी सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज की, 4 याद रखने हैं। स्केलर, ट्रांसफरेबल, कंजर्व्ड एंड क्वांटाइज्ड। चार्ज इज कॉन्टिन्यूस, चार्ज इज फ्रैक्शनल। अभी बताया था फ्रैक्शनल तो हो ही नहीं सकता चार्ज। चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज्ड, मीन्स Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। वेरिएबल बोला है इसने अगले में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है कि चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं अब इसके अकॉर्डिंग हम। चार्ज कैन बी क्रिएटेड, नो, क्रिएट नहीं किया जा सकता। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जो टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज डिसअपियर इन अ कंडक्टर और चार्ज कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग बताना है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है। ये सारे लॉज प्रिंसिपल अच्छे से करके जाना, आते हैं, पक्का क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। इनमें से कौन सा मेथड है जो बॉडी चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है? फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन या ऑल ऑफ द अबोव। तो ये सारे ही मेथड हैं जो बॉडी को चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। फ्रिक्शन भी, फ्रिक्शन में क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो, एक शर्ट है, ठीक है, एक बैलून है, तो उन दोनों को जब रब करोगे तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, बॉडी चार्ज होगी। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में एक रोड है, उसके पास, उसे आप किसी चार्ज या मान लो या बॉडी है कोई भी चार्ज रोड है, तो उसके पास लेके आ रहे हो। सिर्फ पास ले जाने से जो एक बार टच करवाया, इसमें रब किया था फ्रिक्शन में, इसमें टच करवाते हो तो उससे जब चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी से चार्ज होती है, तो उसे बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द टोटल what is the total charge on a body that has 5 into 10⁻18 excess electrons। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है, चार्ज गिवन है एक इलेक्ट्रॉन पे, हमें बताना है टोटल चार्ज। अभी देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल्स टू NE होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम Q क्या है? चार्ज, टोटल चार्ज। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें N की वैल्यू गिवन है कितनी? 5 इंटू 10⁻18। उसके बाद हमें गिवन है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? इसको मैं इधर लिख रही हूँ। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अपने पास? माइनस, साइन का भी ध्यान रखना है क्योंकि चार्ज माइनस में है, तो माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻1 कूलम। ठीक है। जिसे मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस 0.8 कूलम। ये 8 आएगा इधर, 8 इंटू 10⁻⁻, माइनस 0.8 आ गया आंसर। साइन का ध्यान रखना है क्योंकि प्लस माइनस सब में गिवन है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए, माइनस 0.8 कूलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन।
कूलॉम्स लॉ पढ़ा होगा आपने, 2 चार्ज बॉडीज़ के लिए होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, 2 चार्ज बॉडी। मैग्नेटिक पोल्स के लिए नहीं होता, करंट कैरिंग वायर्स के लिए भी नहीं, ना 2 प्लैनेट्स के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कूलॉम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा है, फोर्स किसके इक्वल होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो 2 चार्जेस हैं ए और बी, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा दोनों के बीच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के मास, Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस, आर डिस्टेंस मान लेते हैं इनके बीच में, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसमें जो k है उसकी वैल्यू क्या है, इधर लिख रही हूँ मैं, k की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या होती है, परमिटिविटी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाए कि किस जो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और ऑप्शन सेम है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस की जगह यहाँ पे परमिटिविटी है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर जाएगा परमिटिविटी, क्योंकि फॉर्मूला देखा हमने, के फोर्स किसके इक्वल था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन में डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं गिवन है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन्वर्सली का बोला है जब मैंने, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। अभी हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसमें, क्योंकि हमसे डायरेक्टली पूछा है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये हमारे फिज़िक्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप साथ साथ कॉपी पेन लेके सॉल्व कर रहे होंगे और अपना एनालिसिस भी कर रहे होंगे साथ साथ। तो जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट ध्यान से कर लेना, और आगे वो गलतियाँ आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फिज़िक्स के अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करने वाले हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बायो में भी हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, एंड देन लास्ट में हम करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट विच ग्रो इन सेलाइन सॉइल आर कॉल्ड। जो सेलाइन सॉइल में ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए इज़ सेल्यूलेंट्स, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स तो होते हैं जो वाटर में करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, मुझे कमेंट्स में इसका आंसर चाहिए, पहले मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ इसका, ठीक है। जो सोल्टी एरिया में सेलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। हेलो मीन्स ही सॉल्ट होता है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। और हमने मोनेरा किंगडम पढ़ा था तो देखा था कि जो ऑर्गेनिजम्स या जो बैक्टीरिया हाईली टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। थर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, हीट। जो एक्सट्रीम हीट पे सर्वाइव करते हैं उन्हें हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। और हेलोफाइल्स किसे कहते हैं, जो एक्सट्रीम सोल्टी एरिया में सर्वाइव करते हैं, तो वो भी आप याद रखना, मिथेनोजेंस वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू। जो जॉन्डिस होता है वो किस वजह से होता है, एक्सेस शुगर की वजह से, एक्सेस फैट, एक्सेस बिलीरुबिन या एक्सेस वाटर। तो एक्सेस बिलीरुबिन की वजह से होता है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। जॉन्डिस के क्या सिम्टम्स होते हैं ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। येलोइश कलर आ जाता है नेल्स में, यूरिन डार्क कलर का आएगा और आइज़ भी येलोइश हो जाती हैं,
ठीक है, पेल कलर हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन डिपोजिशन की वजह से एक्सेस सिक्रीट होता है बिलीरुबिन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीमर बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर ऑल्सो नोन एज। फीमर बोन कौन सी होती है? जो थाई में होती है अपने, ठीक है, अपर लेग में जो होती है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी भी होती है। और स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? स्टेपिस, ठीक है। तो कौन सी होती है? थाई बोन होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो रिस्ट बोन होती है ये कौन सी होती है? कार्पल्स, जिसका नंबर कितना होता है? 8। और कॉलर बोन कौन सी होती है? क्लेविकल। शोल्डर बोन स्कैपुला, ठीक है, जो पीछे यूँ होती है ना, कुछ इस शेप की, ट्रायंगुलर शेप की स्कैपुला। और ये बाकी बोन सारी याद होनी चाहिए आपको बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट। बीसीजी वैक्सीन किसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है? डायबिटीज़, वूपिंग कफ, अर्थराइटिस या ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ये टीबी की प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, ठीक है। न्यू बोर्न्स को दी जाती है ये बीसीजी वैक्सीन। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन ब्रेड मोल्ड फंजाई इज ऑल्सो नोन एज। देखो आपने देखा होगा जब भी हम ब्रेड को खुला रख देते हैं हवा में, तो खोल के रख देते हैं तो उसमें फंजाई लग जाती है, फंगस लग जाती है। तो वो कौन सी फंगस होती है? म्यूकर, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा या एस्परजिलस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा राइजोपस, ठीक है, ऑप्शन बी। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। सलाइवा किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? सलाइवा कहाँ होता है? माउथ में प्रेजेंट होता है। और माउथ में मेनली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन नहीं, फैट्स, फाइबर, स्टार्च। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सलाइवा का पीएच कितना होता है, जो पूछा जाता है क्वेश्चन, कितना होता है इसका पीएच? 6.8, ठीक है। और कुछ पीएच वाले क्वेश्चंस याद रखना। ह्यूमन यूरिन का क्या पीएच होता है, और ब्लड का क्या पीएच होता है, और स्टमक में जो HCl होता है उसका क्या पीएच होता है। सलाइवा का पीएच, टीयर्स का पीएच, ठीक है, आई टीयर होते हैं ना जो, उनका पीएच। तो ये कुछ पीएच हैं, पीएच वैल्यूज़ जो आपको पता होनी चाहिए। इन सब की पीएच वैल्यू अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की? नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में। न्यूरॉन किसकी फंक्शनल यूनिट है? एक्सॉन किसका पार्ट है? और न्यूरॉन, ठीक है। और न्यूरॉन किसकी फंक्शनल यूनिट है? ये तो बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच। जो हीमोफीलिया होता है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है? देयर इज़ नो क्लोटिंग, देयर इज़ लैक ऑफ ब्लड, लो ब्लड प्रेशर अकर्स, लैक ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स अकर्स। तो देखो जो हीमोफीलिया है उसे एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज़ रॉयल डिजीज़। इस नाम से भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो जो ये डिजीज़ है रॉयल डिजीज़ या हीमोफीलिया, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और इसके अंदर क्या होता है? क्लोटिंग रुक जाती है, ठीक है, क्लोटिंग नहीं होगी। मतलब अगर छोटा सा भी आपको इंजरी होती है तो वो ब्लड कॉन्टीन्यूस बहता रहेगा, ब्लड क्लोट नहीं बनेगा, ठीक है। मीन्स देखा होगा आपने जब भी इंजरी हो जाती है तो ब्लड थोड़ी देर बाद वो जो स्किन होती है वो डार्क होने लगती है और फिर वहाँ पे धीरे धीरे करके क्लोट बन जाता है। बट जिसे हीमोफीलिया होगा वो उनकी बॉडी में क्लोटिंग नहीं होगी इंजरी के बाद, जिससे लॉस ऑफ ब्लड होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये जितने भी डिसऑर्डर्स है जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो अच्छे से पढ़ के जाना। उसके साथ ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर है, टर्नर सिंड्रोम, उन्हें भी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। वो क्रोमोसोमल वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको सब कुछ पता होना चाहिए उन तीनों के बारे में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय विच एलिमेंट। हार्ट बीट किस एलिमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है? ऑप्शंस आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम या मैग्नीशियम। तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है? पोटेशियम। ठीक है, तो इसलिए फूड में प्रॉपर अमाउंट में पोटेशियम होना भी ज़रूरी होता है। पोटेशियम किससे मिलता है आपको? बनाना से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑर्गन इज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कंप्लीट। किस ऑर्गन में प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है? लीवर, इंटेस्टाइन, बाइल या फेरिंग्स। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रोटीन का। वहीं अगर मैं बात करूँ कुछ जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है और वाटर होता है तो उसका डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का भी याद रखना है आपको। वाटर और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट यहाँ पे। तो हमारे बायो के भी 10 क्वेश्चंस हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इन 10 में से आपके कितने सही हुए? लास्ट में मुझे हर किसी का, जितने भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, वीडियो कंप्लीट होने के बाद सबके कमेंट्स चाहिए मुझे कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं जो करेक्ट होते हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आपको ये वीडियो देखने में 1 घंटे का भी टाइम नहीं लगना। ठीक है, अगर आप 2x में देख रहे हो तो और भी बहुत कम टाइम लगता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, उसमें हमने प्रीवियस ईयर करे थे और इस ईयर भी मैंने प्रीवियस ईयर डालने की कोशिश की है, बट एक बार वो वीडियोस ज़रूर देख के जाना। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने बताए हुए हैं प्रीवियस वीडियोस में, वहाँ से आप देख लेना। बाकी स्ट्रेटेजी वीडियो मैं जल्दी ही डाल दूँगी, कल या परसों तक। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि अब जो बचे हुए टाइम है उसको किस तरह मैनेज करके आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री अपनी कंप्लीट, फिजिक्स और बायो कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री इज which group in the periodic table has the highest electronegative elements। देखो किस पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं? तो हैलोजेंस। ठीक है, जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो ग्रुप 17 जो हैलो, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सारे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है। इनके बाद कौन सा आता है? ग्रुप 18 जिसमें नोबल गैसेस होती है जिनकी वैलेंसी 0 होती है और ये बहुत लिस्ट रिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल है, तो ये अब अपना इलेक्ट्रॉन ना देना चाहेंगी ना लेना चाहेंगी। ठीक है, क्योंकि इसीलिए इन्हें हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं। इनर्ट मीन्स जो रिएक्टिविटी ना दिखाए। ठीक है, किन्हें? नोबल गैसेस को, हीलियम, आर्गन, ये वाले। ठीक है, जिस बहुतों ने याद भी किया होगा इसको, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन से। ठीक है, तो जिस भी ट्रिक से आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद है, अच्छी बात है। ये कोशिश करना कि अलोंग द ग्रुप आपको याद हो एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक ऑफ सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड की बात हो रही है, तो सेकेंड पीरियड में जो पी ब्लॉक होता है उसके एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट होंगे? तो देखो पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। तो अब इसके बीच में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? देखो 13 कुछ इस तरह से समझ सकते हो आप ये चीज़, ये इधर लिख रही हूँ मैं, ये इस तरह से ग्रुप होंगे। ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, तो इनमें सेकंड पीरियड की बात हो रही है सिर्फ, ये सेकंड पीरियड है।
तो इनमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, एक इसमें एक एक होगा ना यहाँ पे, तो कितने हो गए टोटल 6, जितने ग्रुप हैं 1 2 3 4 5 6 ग्रुप है, तो 6 ही एलिमेंट्स आएंगे इसमें सेकेंड पीरियड में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी, ठीक है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। मेटल्स क्या होती है जनरली, जैसे हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो मेटल्स होते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स होते हैं। अब इसने बोला मेटल्स की प्रॉपर्टी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। नेक्स्ट इज देखो जो मेटल्स होते हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उनकी इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए वैलेंस शेल से। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं, गेन नहीं करते। गेन कौन करते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं लाइक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, दे सकते हैं, ये लूज करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाते, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, ठीक है, तभी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेवोशियर, न्यूलैंड, मैंडलीव या मोसले। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, मैंडलीव को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोन वॉन ल्यूएनहुक, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज। ग्रुप 15 के कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नाना, पापा, आंसू, सब बीमार। कैसी भी ट्रिक से आपने याद किया हो तो उससे आपको पता होगा भी ये एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। अब इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये है वैलेंस, तो 2 और 3 कितने हो गए, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इट मीन्स इसकी जो वैलेंस, इसने क्या पूछा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कितने हो गए 5, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस अ पीरियड। वैलेंसी क्या होती है अलोंग द पीरियड। सब वैलेंसी के देखो, अगर मैं बात करूँ लेफ़्ट टू राइट, जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, वैलेंसी कुछ इस तरह होती है, पहले 1 देन 2 3 4, फिर वापस से 3 2 1 फिर 0, ठीक है। इनर्ट गैसेस लास्ट है ग्रुप 18, तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाती है 0। तो अब इन्होंने बोला है कि अलोंग द पीरियड हम किस तरह बोलेंगे, इंक्रीजेज देन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस स्टेडीली, रिमेन्स कांस्टेंट या बिकम्स 0। क्या होता है, पहले इंक्रीज कर रही थी 1 2 3 4, देन क्या करेगी डिक्रीज। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो ये तो वैलेंसी आपसे अलोंग द पीरियड पूछी गई थी, अगर अलोंग ग्रुप के अकॉर्डिंग पूछी जाए तो एक ग्रुप में जो वैलेंसी रहती है वो सेम रहती है, ठीक है, सभी एलिमेंट्स की। तो एक ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी सेम होगी, ठीक है, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोबेरियर ट्राइड वर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास या डेंसिटी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डोबेरियर ट्राइड था क्या, क्या बोला था डोबेरियर ने, क्या ट्राइड दिया था। तो इसने क्या बोला था कि कोई ग्रुप है, उसके एलिमेंट्स हैं जैसे कि ए बी सी, ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो जो मास है बी का वो एवरेज होगा मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी के, ठीक है। मीन्स मास ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू एवरेज मास ऑफ ए एंड सी,
कैसे लिखेंगे इसको हम, जैसे कि मास बी का जो होगा वो किसके होगा, इक्वल मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से एवरेज के इक्वल होगा। जैसे ग्रुप में ले लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो जो सोडियम का मास होगा, एटॉमिक मास, वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम बाय 2। ठीक है, तो ये बोला था डोबेरियर ने, डोबेरियर ट्राइड्स में। तो ये किस पर बेस्ड था, एटॉमिक मास पर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप एज नाइट्रोजन। कौन सा एलिमेंट है जो सेम ग्रुप का है नाइट्रोजन वाले का। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप 15 में। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नाना, पापा, आशु, सब बीमार। तो अब देखो ये एलिमेंट्स है इसके। ऑप्शन कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, यस, इससे नीचे ही होता है नाइट्रोजन से। ठीक है, नियोन नहीं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ये बाकी के एलिमेंट्स भी आपको पता होने चाहिए सारे, अलोंग द ग्रुप आपको सभी एलिमेंट्स याद होने चाहिए, चाहे ट्रिक से हो या बाय नेम हो, कैसे भी हो। ठीक है, और उनके सिंबल्स भी पता होने चाहिए कि उन्हें किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बार एलिमेंट्स के नाम ना दे के वो सीधा आपको सिंबल दे देंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो वो भी आपको पता होने चाहिए सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू विच एलिमेंट। किस एलिमेंट तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो उनमें उसकी ड्रॉबैक्स में से भी एक थी। ऑप्शंस आर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, एटॉमिक मास, पीरियोडिक ट्रेंड्स या ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। मैंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं दे पाया था। एक आपको आइसोटोप्स और आइसोबार्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स चाहिए आंसर। ठीक है, सबको पता होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो पढ़ लेना आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में क्या डिफरेंस है, और कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, और इसके एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से आइसोटोप्स कौन से हैं, आइसोबार्स कौन से हैं। ठीक है, तो अपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आज के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के। और जो प्लेलिस्ट वाला मैंने बोला था कि ऑप्शन मेरे से कमेंट्स में बोला गया था कि जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले और अब की बार वाले हमें करने चाहिए अब एग्ज़ाम से पहले, उन सब की एक प्लेलिस्ट बना दो। तो उन्हें मैं डे 30 होने के बाद सारे को सबको एक ही सीरीज़ में अरेंज कर दूँगी और आपको बता भी दूँगी। तो उससे पहले जो हम डेली कर रहे हैं, आज डे 28 है, तो 2 दिन और हम पहले वीडियो करेंगे, उसके बाद आपको कंप्लीट सीरीज़ मिल जाएगी। कौन कौन सी वीडियोस आपको करनी है वो सारी वीडियोस ज़रूर करके चले जाना, आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा अपने उस चीज़ का। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि दी क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, सिलेबस नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुई। कुछ भी हुआ हो या कुछ भी नहीं हुआ हो, एक बार ये सीरीज़ ज़रूर देख के जाना पूरी। ठीक है, अगर तुम्हें ये भी लगता है ना सिलेबस नहीं हुआ, ये चैप्टर नहीं आता, इसका क्वेश्चन कैसे करूँगा, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं साथ साथ उन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट, अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो वो चीज़ मैंने बताई है क्वेश्चंस में। तो अगर आप वो टॉपिक नहीं भी आता तो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, गलत हो रहा है क्वेश्चन, तो आप वो कॉन्सेप्ट सीख जाओगे क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे से डायरेक्ट पूछ रहे हो कि दी एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरा आंसर होगा मॉडरेट रहता है एग्ज़ाम का लेवल, और क्वेश्चंस भी सिंपल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बट अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को कभी भी मूवी की तरह मत देखना, हर क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करना है, एनालिसिस भी करना है खुद का। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट्स में पूछ लेना।